अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मामला ख़राब हो गया है और डॉक्टर आयशा पाशा को बुलाया था पार्लियामेंट की फाइनेंस अफेयर्स कमेटी ने। डॉक्टर आयशा पाशा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं पाकिस्तान की। तो उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट अभी ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन आईएमएफ ने अपनी जो शर्तें हैं उसको कम करने से इनकार कर दिया है। बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवी से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, इसके बावजूद आईएमएफ अपनी शर्तें कम करने को तैयार नहीं है। उनका ज़्यादा जोर एक शर्त के ऊपर था डॉक्टर आयशा पाशा का कि आईएमएफ कह रही है कि आप $6 बिलियन का बंदोबस्त करें तो हम आपको $1.1 बिलियन की किस्त देने को तैयार हैं। इसके बाद ये 9th रिव्यू प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले प्रोग्राम के लिए बात करेंगे। तो आयशा पाशा ने कहा कि हमने उनको बहुत समझाया कि हमने $4.5 बिलियन का वादा मिल चुका है। इमारात, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक से हमें, और जिनीवा प्लेजेस आपको याद होगा, वो सैलाब के लिए जिनीवा में कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें 10 बिलियन देने की बात हुई थी। तो ये $4.5 बिलियन सब मिला के, सऊदी अरब ने 2 बिलियन कहा है, 1 बिलियन इमारात ने कहा है, पता नहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा भी है कि नहीं, और जिनीवा प्लेजेस। तो इन्होंने कहा $4.5 बिलियन हमारे को बंदोबस्त हो रहा है, हम आईएमएफ से कह रहे हैं कि इस पर गुजारा कर लें, तो आईएमएफ मान नहीं रहा। अंदर खाने बात यह है कि आईएमएफ है ना, वो 3-4 और पॉइंट्स हैं जिन पे ज़्यादा मसले में अड़ी हुई है। पहला तो जो डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि आईएमएफ को भी पता है और पाकिस्तान की सरकार को भी पता है कि डिफेंस बजट के ऊपर बात करना पाप है, तो इसलिए ऑफिशियली इस पे बात नहीं हो रही। आईएमएफ ने साफ कहा है कि आपको अपने डिफेंस बजट को कम करना होगा, ख़त्म करना होगा। आपका डिफेंस बजट फजूल का खर्च हो रहा है और आप इसमें कुछ मतलब इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप डिफेंस बजट को कंटेन करें। उस पर गवर्नमेंट मजबूर है, क्योंकि आर्मी अपना भत्ता, अपना वो क्या कहते हैं, रातिब उर्दू में कुत्ते की खुराक को कहते हैं, कुत्ते के खाने को रातिब कहते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी अपना रातिब कम करने को तैयार नहीं है। दूसरा पॉइंट आईएमएफ है वो सर्कुलर डेट पे है कि सर्कुलर डेट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान अगर एक मिसाल है 100 रुपये की प्रोड्यूस करता है और बेचता है कस्टमर्स को, आम आदमी को और बिजनेसिस को, तो 100 रुपये की प्रोड्यूस करके जो बेचता है ना, तो 20-30 रुपया ही आता है, 70 रुपया चोरी हो जाता है। इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि घर घर में मीटर के नीचे मीटर रीडिंग वाला इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस से आता है और वो स्पेशल कोई ऐसी चीज़ लगा देता है कि आप उसको महीने के इतने पैसे देंगे, तो वो मीटर को जाम कर देता है और बहुत कम चलता है फिर मीटर। ये फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सर्कुलर डेट है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा चुका है। और इसको ये ठीक इसलिए नहीं कर सकते कि करेगा कौन ठीक। मसला ये है कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का नीचे घर घर से बिजनेस से जो भत्ता कलेक्ट होता है वो बराबर डिवाइड होता है और ऊपर एमडी तक जाती हैं चीज़ें। तो ठीक कौन करेगा, पैसा आता किसको बुरा लगता। तो ये चीज़ नहीं हो रही। तीसरा जो है वो नॉन डेवलपमेंट खर्चा जो पाकिस्तान की सरकार का है वो बहुत ही बड़ा हाथी बन चुका है। नॉन डेवलपमेंट खर्चे में ये है कि ये जो एलिट को फैसिलिटीज़ हैं ये दुनिया में कहीं नहीं होती भाई, दुनिया में कहीं नहीं होती। इवन भारत, बांग्लादेश वगैरह हमारे लेवल के एक तरह से मुल्क होते थे या हैं भी, हम उसी रीजन में हैं, हम उसी पट्टी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा नॉन डेवलपमेंट खर्चे का कोई अंदाज़ा नहीं है जिस हिसाब से लूट मार होती है।
मैं मामूली मिसाल दे दूं कि पेट्रोल जो है वो फ्री में जो जाता है उसका आप तस्वुर नहीं कर सकते कितना जाता है। तो ये नॉन डेवलपमेंट खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, मिलिट्री बजट कंट्रोल में नहीं आ रहा, सर्कुलर डेट आप कंट्रोल में नहीं ला रहे। आप फिर IMF कहती है अच्छा ये सब नहीं कर सकते तो टैक्स बढ़ाओ। अब आप टैक्स कितना बढ़ाएंगे भाई? ये इंडस मोटर है, नहीं सुजुकी मोटर है, ये सुजुकी मोटर वालों ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस साल के बजट में आप कोई नया टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाइएगा भाई। हमने 12.9 बिलियन रुपए का लॉस किया है पिछले 1 साल में, हमारा तकरीबन यूनिट बंद है, और जो हमारे पास बनी हुई गाड़ियां हैं वो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, और हमने गाड़ियों की प्राइस में 8-8 10-10 लाख रुपया बढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें अपना काम तो आप हमारे ऊपर नए टैक्स और नई ड्यूटीज़ ना लगाइएगा। यही चीज़ इंडस मोटर ने स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि हम अपना प्लांट बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो इतना डिस्टर्बेंस है कि रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह। रॉ मटेरियल जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी इतना महंगा मिल रहा है, हमने अपनी गाड़ियों की कीमतें आसमान पे लगा दी हैं तो गाड़ी बिक नहीं रही। तो इंडस मोटर जो है वो होंडा की गाड़ियाँ बनाता है और सुजुकी मोटर्स है वो पाक मोटर्स है। तो ये आपको मैंने 2 ऑटोमोबाइल कंपनियों की बात बताई। तो ऐसे में आप यूं समझ लें कि आगे बाकी इंडस्ट्रीज़ का हाल आपके सामने आ जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में फिर ऊपर से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अब इसाक डार से पूछो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो गुस्से में आ जाता है, कहता है हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट से हम कैसे डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। भाई साहब तुम उल्टे लेटे हो IMF के आगे नवंबर से 7 महीने हो गए, उल्टे लेटे हो 1 बिलियन की किस्त के लिए, और तुम कह रहे हो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं। मतलब एसेट्स अगर आप ये समझते हैं कि ज़मीन के अंदर जो सोना चांदी लोहा गैस पता नहीं जो जो कुछ है उन सबको आप मिला के वो करते हो, तो यार इसाक डार रियली तुम्हारे बारे में किसी ने सही कहा है कि वो खतना होती है ना, जो खतना बच्चे की खतना होती है, जो वो खतना करने वाला गांव में जो वो आदमी होता है ना, नाई कहते हैं जिसको, वो खतना करता है, तो गांव के लोग उसको सर्जन समझते हैं। तो तुम्हारे बारे में यही कहा गया है कि तुमको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किया, तुम किसी बैंक के चपड़ासी लगने के लायक नहीं हो। तुम जो ये बात करते हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम क्या बात कर रहे हो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे पास एसेट्स हैं, तो फिर IMF के पास काय को जा रहे हो 1-1 बिलियन के लिए? उल्टे लेटे हुए हो तुम नवंबर से, क्यों अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स को नहीं निकालते हो? शहबाज शरीफ ने जब से आया है बलूचिस्तान से जो माइंस में कानकनी होती है ना, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको डबल कर दिया है, निकाल के बेच रहे हैं, लेकिन वो भी चोरी हो रहा है सारा, क्योंकि बलूचिस्तान में तो मेजर जनरल आसिफ गफूरा उससे बड़ा चोर हरामी कोई है नहीं, वो कोर कमांडर है, उसकी निगरानी में सारी ये चीजें हो रही हैं। वो निकालता है 100 रुपए का सामान, 5 रुपया दे देता है बलूचिस्तान के जो चोर पॉलिटिशियन हैं, 10 रुपया दे देता है फेडरल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन चोरों को, 5 रुपया दे देता है सिविल ब्यूरोक्रेसी को, 20 रुपया हो गया, 10-15 रुपया खजाने में जमा करा दिया पाकिस्तान के, 30-35 रुपया हो गया, बाकी आर्मी डकार जाती है। कौन से आपके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज? अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर का होटल है रोजवेल्ट होटल। रोजवेल्ट होटल PIA की मिल्कियत है, PIA ओनर है उसका।
रोजवेल्ट होटल मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। भाई मैं न्यूयॉर्क गया था तो मैं सबसे सस्ते होटल में, इनका एक एरिया है क्वींस में, जमाइका, गरीब एरिया, बिल्कुल न्यूयॉर्क का सबसे गरीब एरिया, वो जमाइका में एक सस्ता सा होटल मैंने लिया था। मुझे याद पड़ता है $125 या $150 पर नाइट पे मुझे मिला था कमरा। ये मैनहट्टन में 5 स्टार होटल है जिसमें 1250 कमरे हैं। वो अभी नून लीग के ख्वाजा साद रफीक, शहबाज शरीफ के मिनिस्टर, ये नवाज शरीफ की वाइफ का भांजा है। नवाज शरीफ की जो मरहुमा वाइफ है, मरियम नवाज का कज़न है ये साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक। ये पिछली सरकार में नवाज शरीफ का रेलवे मिनिस्टर था। नवाज शरीफ का जो टोटल पाकिस्तान में सरकार होती है ना, उसमें आधा इसका खानदान होता है। इसाक डार नवाज शरीफ का समधी है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है, ये पूरा खानदान होता है। तो ये साद रफीक ने अभी न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल से एक 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। 3 साल के लिए रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल को दे दिए सिर्फ 220 मिलियन रुपए पे। अब आप हिसाब किताब करना चाहें तो कर लें कि 1250 कमरे हैं, 5 स्टार होटल है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क के सेंटर में, 3 साल के लिए 220 मिलियन रुपए पे डॉलर पे दे दिया है। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इनके जो एसेट्स हैं, इनके बारे में 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने। वेजिटेबल का हाल ये है कि पाकिस्तान ने पिछले साल, फिस्कल ईयर की बात हो रही है, 1 जुलाई टू जून 30 जून पाकिस्तान का फिस्कल ईयर होता है। तो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक एक साल में पाकिस्तान ने 1 मिलियन टन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिसके पाकिस्तान को 234 मिलियन रुपया मिला था। भाव कम हो गया और इस बार 9 महीने में 1 जुलाई 22 से लेके 31 मार्च, 9 महीने में पाकिस्तान ने 675 टन बेचा है, एक्सपोर्ट किया है 675 टन सब्जी फ्रूट। तो पाकिस्तान को 235 मिलियन मिला है। पाकिस्तान को इस बार $227 मिले हैं पर टन। पिछले साल $356 पर टन मिले थे। ये मिलियनों में बातें हो रही हैं 24 करोड़ के इस देश की, जिसके पास बकौल इसाक डार के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं। इसाक डार है ना, इसकी मिसाल ये पाकिस्तानियों को जिस तरह मामू बना रहा है, चूरन बेच रहा है ना, वो ये है। अब आप ये देखें कि ये भाई साहब हमें मामू बनाता है और ख़ुद इनका ख़ानदान किस तरह लूटमार कर रहा है, ये आपको मैं बता नहीं सकता। अब एक और नई चीज़ आई है, आप ने में से जो भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ता है, हर आदमी पढ़ता है, ये तो 9th और मैट्रिक और हमारी क्लासों में हमने भी पढ़ा है कि शुरू में इंसान ने जब बिज़नेस करना शुरू किया तो एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि मैं अपने चप्पल आपको बेच रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे अपनी टी-शर्ट दे रहे हैं। चीज़ों के बदले में चीज़ें होती थी, पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। शुरू में बिज़नेस इस तरह से शुरू हुआ कि जो गंदम उगाता था वो गंदम देता था चावल वाले को, और जो चावल उगाता था वो गंदम वाले को चावल देता था इसके बदले। ये बार्टर सिस्टम होता था। पाकिस्तान ने अब बार्टर सिस्टम डील की है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। बार्टर सिस्टम में अब चीज़ें होंगी। रशिया से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें पेट्रोल दें, गैस दें, इसके बदले में आप हमसे बोलें आपको हम क्या चीज़ दें, क्योंकि डॉलर तो है नहीं हमारे पास।
ये है सिचुएशन पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा बात हो जाए हमारी, ये हमारे शहबाज शरीफ, मैंने आपको बताया फिरते टुरते रहते हैं। 4-5 दिन तुर्की में रह के आया है और पूरे लाव लश्कर के साथ गया था। और मतलब ये पाकिस्तानियों के लिए ह्यूमिलिएट पाकिस्तान को करता है जहाँ जाता है। ये वहाँ पे खड़ा था तैयब अरबगान के साथ, जब तैयब अरबगान साथ से हाथ मिला रहा था तो इसने कोशिश की कि तैयब अरबगान के गले लगे। तैयब अरबगान ने फिर वापस लगने की कोशिश की। फिर तैयब अरबगान को कहता है कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ, आम पाकिस्तानी मैंगो लाया हूँ आपके लिए। तो वो ट्रांसलेटर की तरफ देखता है। ट्रांसलेटर ने बताया कि ये क्या कह रहा है। तो इसकी बीवी कहती हाँ मैंगो लेके आया है। तो कहता है हाँ, आधे आपके लिए हैं, आधे आपके शौहर के लिए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैंगो के इशारे कर रहा है। इसी तरह हमारे भाई साहब बिलावल भुट्टो इराक में 4 दिन गए, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले। वहाँ पाकिस्तान की एक शायान शान एम्बेसी का ओपनिंग भी किया और पूरे जोर लगा लिया कि इराक इनको पेट्रोल कुछ मदद कर दे। इन हालात में भी इराक के ऊपर पिछले 33 साल से जंग लगाई हुई अमेरिका ने, इसके बावजूद आज भी इराक पाकिस्तान से लाख दर्जे अमीर है। तो इसने पूरी कोशिश कर ली और ये बोल के गया था कि मैं इराक से बड़ी बड़ी डीलें करके आऊँगा। आप यकीन माने 4 दिन इराकियों के बिल्कुल कदमों में बैठने के बाद 2 MOU साइन हुए। 2 क्या हुए? एक डिप्लोमेटिक स्टाफ है ना, जो पाकिस्तान के जैसे मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनके लिए वीज़ा ख़त्म। और दूसरा कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने का MOU साइन हुआ है। 1 टके का कोई बिजनेस डील नहीं हुई। जबकि हमारा ये शहबाज शरीफ है, ये भाई साहब गया तुर्की, तो वहाँ पे बिजनेसमैनों से मिला और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उस जाहिल को, शहबाज शरीफ को कोई बताए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट, तुर्की वाले खुद भूखे मर रहे हैं भाई। तुर्की का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान से कम नहीं है। वो उनसे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, और फिर बयान देता है कि मुझे यकीन है कि तुर्की और पाकिस्तान की बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो $5 बिलियन तक हम कुछ सालों में ले जाएंगे। भाई साहब, पहले तो शहबाज शरीफ कुछ साल तक तुम्हारा पाकिस्तान सरवाइव कर जाए। नंबर 2 ये कि तुर्की और तुम्हारी इकोनॉमी सरवाइव कर जाए। तो अजीज़ दोस्तों, ये फाइनेंशियल सिचुएशन है। थोड़ा मैं आपको क्रिकेट की तरफ लेके आऊँगा कि मियाँ खलीफा, एक पोर्न स्टार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए बुलाया है और वो वहाँ पे लेक्चर देने गई है। मुझे मियाँ खलीफा के प्रोफेशन पे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। हर इंसान अगर किसी को तकलीफ़ ना हो ऐसा कोई काम करता है और कानून के दायरे में है तो नो प्रॉब्लम भाई। एक अगर औरत अपना जिस्म बेचने का काम करती है और कानून इसको इजाज़त देता है तो वो सही है, उसका काम है, उसकी मर्जी है, उसका हक है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया में इतना बड़ा नाम है, वहाँ पे ये क्या लेक्चर देगी? वहाँ पे वो क्या लेक्चर देगी भाई? उसकी एक्सपर्टीज तो एक ही चीज़ की है ना, उसका ऑक्सफोर्ड से क्या ताल्लुक? उस प्रोफेशन का, उस काम का क्या एक्सपर्टीज देगी? इसी तरह मतलब ऑक्सफोर्ड में तो अभी राहुल गांधी और पता नहीं किस किस को बुला लेते हैं ये लोग। इनका काम क्या है? चिकागो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड है कि राना अय्यूब इनके लिए बहुत बड़ी जर्नलिस्टों की मलका है। जबकि हम सबको औकात राना अय्यूब का पता है कि उसके पास सिवाय एक टॉपिक के कोई और टॉपिक है ही नहीं।
वो हिंदू फोबिया के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। टोटल हिंदू फोबिया इसकी जर्नलिज्म का स्टार्ट से बिगिन है, लेकिन वो उनके लिए क्वीन ऑफ जर्नलिज्म है इस वक्त। तो हार्वर्ड ने पाकिस्तान से 2 क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेक्चर के लिए बुलाया। अब मैं पहले तो ये सोचता रहा कि मैच ख़त्म होता है और अगर बाबर आजम एज ए कैप्टन जब कमेंटेटर के पास आता है वो इंटरव्यू के लिए, तो उससे बेचारे से इंग्लिश तो बोली नहीं जाती, ज़्यादातर तो उर्दू में बोलता है, जहाँ मजबूरी में इंग्लिश बोलनी पड़े तो 2-4 जुमले रटे रटाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, बॉयज प्लेड वेल, और वही जो इंजमाम ने इनको सिखाए हुए 2-4 जुमले वो बोल लेता है। या मोहम्मद रिजवान अगर उधर मैन ऑफ द मैच है और वो इंटरव्यू के लिए आए तो उसका भी यही हाल है। मैं सोच रहा हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हर दुनिया के स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, वहाँ पे ये किस जबान में लेक्चर देंगे और किस टॉपिक पे देंगे। पाकिस्तान के मदरसा छाप 2 लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं वो हार्वर्ड में किस टॉपिक पे इंटरव्यू देंगे। ये हार्वर्ड में इंटरव्यू देने गए, फिर इनके मतलब आप देखें पाकिस्तान के लोगों को, मुझे जहर लगते हैं पाकिस्तानी, आप यकीन माने जहर लगते हैं। रिजवान गाड़ी में जा रहा है बोस्टन शहर में, गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, जी भाई क्या हुआ, नमाज का टाइम हो गया है। मुसल्ला निकाला, मेन बाजार फुटपाथ पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ रहे हैं भाई साहब। यार क्या, मुझे आप लोगों ने पता नहीं यूट्यूब में गालियां देने की क्यों इजाजत नहीं होती। अब मुझे ये बताएं कि इस्लाम में अगर आप सफर में गाड़ी में, मतलब उस वक्त तो गाड़ियां नहीं थी ना, ऊंट पे बैठे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, आपको ऊंट पे घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ना अलाउड है। आप वहां बैठ के पढ़ सकते हैं, इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। और नमाज का भी टाइम ये नहीं है कि बस अब नमाज का टाइम हो गया है तो आपको उसी वक्त नमाज पढ़नी है, काफी टाइम होता है। ये ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या है, ये ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर और इनको हार्वर्ड बुला रहा है और पाकिस्तानी इंशाल्लाह माशाल्लाह पे आ गए। वाह रिजवान माशाल्लाह। अबे रिजवान ये हैं, और फिर ये कहते हैं दुनिया इनकी इज्जत करे। दुनिया थू थू कर रही है तुम लोगों के ऊपर। अजीज दोस्तों, आईसीसी के चीफ को नजम सेठी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने यह कहा है कि वर्ल्ड कप जो इस साल हो रहा है क्रिकेट का 50 ओवर का भारत में, हम अपने मैच अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, सिर्फ हम फाइनल अहमदाबाद में खेलने को तैयार हैं, बाकी हम नहीं खेलेंगे। तो फाइनल में तो तुम पहुंचोगे तब की बात करो ना भाई। और रहा सवाल कि तुम अहमदाबाद में नहीं खेलोगे तो बेगर्स हैव नो चॉइस भाई। नजम सेठी, रमीज राजा की पिछली पार्लियामेंट की कमेटी के सामने तकरीर सुन लो, उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट चलता ही भारत की क्रिकेट के पैसे पे। भारत के बीसीसीआई जो पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देती है तो उसी पैसे को डिवाइड करके जो हमें हिस्सा मिलता है ना पाकिस्तान को, उस पर हमारी क्रिकेट चलती है। तो बेगर्स हैव नो चॉइस। तुम ये समझते हो कि भारत है ना वो क्रिकेट में टर्म्स डिक्टेट करता है। भारत क्रिकेट के चीज़ों को चलाता है, भारत के इशारे पे, भारत के ऑर्डर्स पे क्रिकेट में सारे फैसले होते हैं। भारत की आईपीएल 2 महीने से ज़्यादा चलती है, कोई इंटरनेशनल कैलेंडर खाली होता है, और किसी मुल्क की लीग के लिए ये फैसिलिटी नहीं होती। तो तुम्हारे पास ये बेगर्स हो, तुम लोगों के पास ये चॉइस नहीं है। खेलना है खेलो, नहीं खेलना है आराम करो घर में। तुम लोग फिर दुम हिलाते हुए आओगे ज़रूर, कुछ भी नहीं कर सकते।
भारत ने एशिया कप भी तुम्हारे मुल्क में जो होने वाला था उसको खटाई में डाल दिया है। तो अभी बेटा सब्र करो, तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ होना है क्रिकेट के मतवालों। पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, वो बिल्कुल तबाही के शिकार है। और ऐसे में रिजवान जैसे लोग जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो मजाक उड़वाते हैं, तो एंड पे कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। अजीज दोस्तों, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। দেখুন যে এই লাইনে কয়টা আম আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা। এই লাইনে কয়টা আম আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা। 12টা না? হ্যাঁ। দুই লাইনে? হ্যাঁ হ্যাঁ 12টা। ওনেনতে একটা একটা করে আম আমি করে খাওয়া গেলাম। এর মধ্যে প্রত্যেক লাইনে 12টা আম থাকবো। কি কো ভাই? মাথা নষ্ট হইছে আনতাজি। মাথা নষ্ট হইতো আমরা মানে 20 টাকা ধরবেন। হ্যাঁ। আমি একটা আম খাওয়ানোর পরে যদি 12টা না রইছে হ্যাঁ। তে 20 100 টাকা দেন। হাসা তো হাসা কথা। আমি গেলে মানে এই লাইনেতে একটারে খাওয়াবে না করে এর মধ্যে 12টা থাকবো। কি কো আসলে ঘর আমি 20 টাকা। আমি বিশ্বাস হইও না আমার আমি কত? 20 100 না পারলে না বললে আমি 100 টাকা দিলাম। আচ্ছা দেন। এই যে দেখুন যে এই যে এই আমরা আছে না, এটা টাকা দর্শন গেলা আমি এটা খাই নগদ নগদ খাই নগদ খাই খাই কি খাইছুন। এলা আমনে নিজের হাতে গুনুন এই লাইনে কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই লাইনে গুনুন কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 কি বাবা এই যে 12টা রয়েছে এই যে একটা কিন্তু আমরা কিন্তু খাইতেছুন। বাবা কি আপনি খাই দিতে পারেন, এই যে আপনি কিন্তু হারিয়ে গেলেন, ঠিক আছে? অনেকে আরো কেউ আছেন আরেকটা খাওয়াই দেন, আবার একটা খাওয়াইলে আবার 12 হয়ে রইব। আবার 12টা হয়ে থাকবো। আর তো জানো মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনি আমরা একটা খাওয়াই গেলেন দিন। দেখুন যে এখন এই যে এটা বান্না বেশি না, এটা নেই দাম না, এটা খাওয়া লাগে। এই যে এটা এনে দিলাম খাইছুন। হুম। তাহলে এই লাইনে গুনুন কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12টা না? তাহলে এই লাইনে গুনুন কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টাই। 12টা না? হ্যাঁ। ওই যে মানে আবারও এই যে 12টা। দুইটা কিন্তু খাওয়াচ্ছি, এর মধ্যে জাম কিন্তু 12টা হয়ে রয়েছে। ওখানে আমি আরেকটা খাওয়ালাম, এই 12টা হয়ে থাকবো। আর একটা খাওয়াইল এটা কি কই তা 12টা আচ্ছা ভাই এটা আমি খেলাম খেলবেন? হ্যাঁ ধরুন 20 কিন্তু 100, 20 100 আমি না বললে 100 টাকা দেন। এটা অসম্ভব। আর 1000 এটা ধরাম। করতো না। আচ্ছা হ্যাঁ আরো 1000 ধরাম কেন ধরবেন না? এমনি তার লগি আরো একটা করে খাওয়াইবো তারপর বলে 12টা আপনি 1000 ধরছেন, এটা কিভাবে বিশ্বাস করা আমার 5টা বলতে দেন না পারলে। 5000 আচ্ছা আচ্ছা দেখুন যে আচ্ছা দেখাই এবার হতো না এই যে আমরা খান না, এটা আমরা খাই খাইতাম নগদ খেয়ালেন। এই একটা মনে করুন না, এই যে এনে দিলাম। তাহলে আপনি গুনুন এটা গুনুন এই লাইনে কয়টা? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা এলা এই লাইনে গুনুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ঠিক আছে, এই যে তিনটা কিন্তু খাওয়া হয়েছে অলরেডি। এরপর তো আম কিন্তু প্রত্যেক লাইনে 12টা হয়ে রয়েছে। এটা ভাই কিভাবে হইলো এটা এইভাবে সম্ভব। তো আমার টাকা 20 টাকা বেলা আছেন আচ্ছা আরেকটা দিন জাম এই আমারে এই আমার বিস্তার ধরতেছি। অনেকে আরেকবার খাওয়া হ্যাঁ যেতাম, হ্যাঁ দিন দিন। আরেকবার খাওয়া হলো 20 হয়ে থাকবো। কি কইতা এই দেখুন যে এই যে আপনি এই যে বানাটা খান, আচ্ছা ঠিক আছে? এই যে এটা এনে দিলাম, তাহলে আপনার হাতে গুনুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। তাহলে এই লাইনে গুনুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ওই যে চারটা কিন্তু খাওয়া হয়েছে, এই যে আমরা কিন্তু চারটা খেয়েছি। ভাই আমি কিন্তু আমি হামলাইছি না, কিচ্ছু করছি না। ভাই একটা কথা জিজ্ঞাসা এটা কেমনে হইলো এটা হয়েছে এমনি। আচ্ছা ওরা দেখছেন তো, ঠিক আছে তো নাকি? অন ভাই আরেকটা করে খাওয়াইতার ভাই আরেকটা রে খাওয়া যেতাম। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা রে খাওয়া যেতাম, এর মতো 12টা হয়ে থাকবো লাইনে। আরেকটা খাওয়াইলে 12টা থাকবো না এটা পারতো না, সম্ভব না। আর দিন যাবো না। এই যে এবার আমি 1000 এই জায়গা দিচ্ছেন। এই যে আমি 1000 হ্যাঁ 1000। এই যে আমি 500 টাকা ধরছি আমরা 500 আমি 500 এই যেবারে কিন্তু শেষ আর দেখাতাম না। আচ্ছা দিন দেখাই। আমি ধরবেন এই যে আমার যা আছে ব্যক্তি এটি ব্যক্তি। আচ্ছা পরে গুণ আমি কি তলে থাক, ঠিক আছে? এই যে দেখুন যে দেখাই কোনটা বেশি ভান না, এই যে আমরা বেশি ভান না, ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা কাটা খাইবো। করেন দিন কাউরি। আরে দেন এই যে ধরুন আমি এটা এলা আমি এই যে এটা দিলাম না, হ্যাঁ এলা গুণ লাইনে কটা আছে?
আনি তাই গুনুন চা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা 12টা এলা গুনুন কয়টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 কইছে সর্বনাশ এই যে কিন্তু ব্যক্তি আমি জিতে গেছি আমার ইনভাস দিয়ে একটা টাকা আছে না কিন্তু অসম্ভব ভাই সালান সালান জিতে গেছি আমরা আবার কোন তারুন আবার কোন দেবেন এটা কিভাবে সম্ভব ছিল আবার কোন দেবেন আম খাইছি 6টা এটা দেবেন আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 সব খালি তুমি লাগে খেলার মধ্যে কেমনে এই যে আমি নিজে খায়া লইলাম হ্যাঁ এই